गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दोपहर हो चुकी है। गुड आफ्टरनून। पढ़ते पढ़ते दोपहर हो चुकी है और शायद पढ़ते पढ़ते शाम भी हो जाएगी। अगली ये क्लास लेने के बाद में अगली क्लास लेंगे, तब तक शाम भी हो जाएगी। है ना? देखो, हम सुबह से पढ़ना शुरू करते हैं और शाम तक पढ़ते हैं। क्यों? है ना? देखो, सुबह हमारी क्लास शुरू होती है। सुबह है ना? सुबह शुरू होती है, मॉर्निंग करते हैं अपन, फिर गुड आफ्टरनून करते हैं, फिर शाम को गुड इवनिंग करके क्लास खत्म करते हैं। तब तक लगभग 5:30 पौनी 6 बज चुके होते हैं। यानी जब क्लास शुरू करते हैं तब, और जब क्लास खत्म करते हैं तब तक सूर्य उदय से सूर्य अस्त हो जाता है। कितना पढ़ते हैं हम लोग! है ना? कितना पढ़ते हैं हम लोग! एक मिनट। चलिए, आ जाओ फिर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं शंकु। शंकु कौन पढ़ने वाले हैं? ध्यान दीजिएगा, मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ के। शानदार टॉपिक है। बदनाम है कि भाई टफ है, टफ है, टफ होने के नाम पे बदनाम है, लेकिन वैसे अच्छा टॉपिक है, इतना बुरा नहीं लगेगा आपको। जब आप खत्म करोगे तो आपका अनुभव इसके साथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि इतना बुरा टॉपिक नहीं है। रख हौसला, वो मंजर भी पाएगा कि पास चल के समुंदर भी आएगा। हाँ, बदनाम टॉपिक है ये बदनाम टॉपिक ऐसे इसलिए कि एक्चुअली इसके जो अभी पढ़ोगे ना आप शंकु को, तो एक तो शंकु का हमारा अनुभव बचपन से ही खराब है। जब शंकु 10th में आता है तो आप लोगों को याद होगा कि आपको शंकु पसंद नहीं आता। शंकु इसलिए पसंद नहीं आता कि शंकु में 3 चीज़ होती है, आर, एच और एल। हमें गोला पसंद आता है क्योंकि गोले में एक ही चीज़ होती है, वो है त्रिज्या। गोले में खाली त्रिज्या होती है। गोले में केवल त्रिज्या होती थी। बेलन भी ठीक था, चलो त्रिज्या और ऊंचाई 2 थी। शंकु इसलिए पसंद नहीं था कि उसमें 3 चीज़ें थी, आर, एल, एच। तो इसके सवाल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे, थोड़े से मुश्किल सवाल हो जाते थे। अगर हम तीनों के कंपेयर करें तो शंकु के सवाल थोड़े ज़्यादा मुश्किल होते थे। तो शंकु का अनुभव है वो उसी समय से बिगड़ गया हमारा। और अभी भी आप लोग अगर याद करो तो 10th को अगर याद कर पा रहे हो तो आपको याद आ रहा होगा कि शंकु आपको क्यों खराब लगता था। उसमें 3 चीज़ें थी। फिर चीज़ें क्वेश्चन जब 3 चीज़ें होती है तो घुमाने के लिए भी खूब सारी जगह मिल जाती है। तो सवाल घुमा के आते थे, इसलिए शंकु का अनुभव बचपन से ही खराब था। और फिर तो और ही ज़्यादा खराब हो गया फिर जब आप बीएससी में 3D में पढ़ते हैं और शंकु का समीकरण देखते हैं, इतना बड़ा समीकरण। तो पहली बार हमने अपने, अभी दिखाऊंगा आपको, आपको दिखाऊंगा इतना बड़ा समीकरण। मतलब
पहली बार वो इतना बड़ा समीकरण देखते ही आदमी के होश और हौसला वहीं जवाब दे जाता है कि इतना बड़ा समीकरण है ना। अभी देखिए, अभी आपको थोड़ा बाद में मिलवाऊंगा शंकु के समीकरण से, पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये बात तो एकदम डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन इसका जो सवाल आता है, जो देखा गया है, वो थोड़ा थ्योरेटिकल और थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का आता है। आपका हो जाएगा, अभी आप जब शंकु पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपका सवाल हो जाएगा, इस टाइप की तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है सत्य घटना। आ जाओ, अब आ जाते हैं शंकु के बारे में समझते हैं। देखिए शंकु होता क्या है। शंकु और बेलन दोनों भाई बहन है। शंकु और बेलन दोनों भाई बहन है, क्यों कह रहा हूं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आइडिया ज्यादातर एक जैसा है। दोनों का आइडिया एक जैसा। देखिए आप समझते हैं हमको, एक पेन पकड़िए और पेन के एक कोने को पकड़ लीजिए, ठीक है, और इस रेखा को घुमाइए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बेलन है, ये आपका शंकु है। सॉरी, अपने मेरा हाथ हिल रहा है, मुझे अपने हाथ को स्थिर रखना है, खाली रोक के रखना है, अपने हाथ को एक बिंदु रोक के रखना है और खाली पेन पेन घूमे इस तरीके से करना है। ये आपका क्या है, शंकु है। अगर आप एक रेखा को, एक बिंदु, एक रेखा एक बिंदु से गुजर रही है, स्थिर बिंदु से गुजर रही है और फिर रेखा घूमती है, तो ये आपका बेलन है नहीं, ये बेलन है। अच्छा शंकु है, सॉरी ये शंकु है। बेलन में क्या होता है, यही लाइन है, ये बेलन है। द आइडिया तो मोस्ट प्रोबेबली सेम है। ये देखो, ये बेलन है, ये बेलन है, और अगर मैं इसको स्थिर कर दूं तो ये शंकु है। मतलब रेखा को घूमना ही है, एनी हाउ रेखा को घुमाना ही है, रेखा को घुमाना ही है। दोनों परिस्थितियों में क्या अंतर है, एक परिस्थिति में हम रेखा के एक सिरे को स्थिर करके उसे घुमाते हैं, एक केस में हम रेखा को समानांतर समानांतर घुमाते हैं। इस रेखा, अब ये जो रेखा है यही है सारा खेल, ये कहलाती है जनक रेखा। ये जनक रेखा ही जो कर रही है यही कर रही है। आ मूला की जड़ आई है, आ ही कर रही है, जो काम सारो कर रही है, यही तो शंकु बनाती है और यही बेलन बनाती है। जब ये एक स्थिर बिंदु से गुजरती है, जब ये एक स्थिर बिंदु से गुजरती है तो ये शंकु बनाती है, और जब ये समानांतर बनती है तो ये बेलन बनाती है। वो शंकु है, वो बेलन है, तो आइडिया तो एक ही है। हाँ, इसे जनरेटिंग लाइन कहते हैं। ये जो लाइन है ना, ये जनरेटिंग लाइन है, इसे जनक रेखा कहते हैं। यही सब कुछ तैयार कर रही है। तो कुल मिला के शंकु, इसलिए मैंने पहले कहा था कि शंकु और बेलन भाई बहन का रिश्ता है। मोस्ट प्रोबेबली दोनों सेम आइडियाज है, बस खाली आइडिया क्या है, आप जब एक रेखा को एक स्थिर बिंदु से गुजारते हैं तो आपको शंकु प्राप्त होता है, जब एक रेखा को आप समानांतर रखते हैं तो आपको बेलन प्राप्त होता है। तो ये आइडिया एकदम नियर बाय दोनों का मिलेगा आपको। अब आज शुरू करते हैं कहानी। पहले एक चीज ठीक करूंगा मैं यहाँ पे, कि जो आपने 10th में जो शंकु पढ़ा था, वो शंकु का एक खास रूप है। जैसे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुजों में एक खास त्रिभुज है, वो सारे त्रिभुज नहीं है। वैसे ही जो शंकु आप लोगों ने पढ़ा है, उस शंकु का नाम होता है लंबवर्तीय शंकु। वो शंकु का एक रूप है, समस्त शंकु फैमिली नहीं है वो। शंकु की फैमिली आएगी जिसमें भी बात कर रहे हैं, अभी जो पढ़ेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं आपको, जो 10th वाले में जो आपने पढ़ा था, 10th वाला शंकु शंकुओं के परिवार का एक सदस्य था। जो शंकुओं की फैमिली होती है, उस फैमिली का एक सदस्य था, पूरी शंकु फैमिली नहीं है। शंकु आड़े टेढ़े कैसे भी हो सकते हैं, है ना। हमने जो शंकु पढ़ा था वो था 90 डिग्री वाला, ये वाला। तो इसे ठीक करेंगे। हम जो शंकु पढ़ते हैं वो एकदम ऐसे होता है, वो शंकु थोड़ी है। ये शंकु, तो हमने जो शंकु पढ़ा था वो लंबवर्तीय शंकु होता है। जो हम 10th क्लास में जो शंकु पढ़ते हैं ना, वो एक खास प्रकार का शंकु होता है। जैसे समकोण त्रिभुज एक खास प्रकार का त्रिभुज है आपका, जैसे समकोण त्रिभुज होता है ना, वो एक खास प्रकार का त्रिभुज है। वैसे ही जो हम जो 10th क्लास वाला शंकु पढ़ते हैं, वो तभी आप लोग याद करिए, जब 10th क्लास में लिखा होता है शंकु के बजाय लंबवर्तीय शंकु लिखा होता है, पूरा नाम लंबवर्तीय शंकु करके उसको पूरा कहा जाता है, राइट सर्कुलर कोन।
तो वो जो नाम है एक्चुअली वो सही नाम उसका यही है, उसका सही नाम यही है। शंकु उसका नाम नहीं है, वो शंकु है ही नहीं। जैसे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज तो है लेकिन वो खाली त्रिभुज नहीं है, वो समकोण त्रिभुज है, एक खास प्रकार का त्रिभुज है, ना कि सारे त्रिभुज है। तो वैसे ही शंकु जो है ना वो व्यापक शब्द है बजाय लंबवर्तीय शंकु। लंबवर्तीय शंकु एक खास प्रकार का शंकु है। डन डन ठीक। अब आ जाते हैं कि शंकु बनता कैसे। शंकु कैसे बनता है ये इसकी परिभाषा सही सही बताएगी। जो परिभाषा कहेगी हम वैसा करेंगे। शंकु जैसा परिभाषा कहेगी हम वैसा करेंगे। तो परिभाषा को सुनना समझना, क्योंकि गणित के अंदर दो ही चीजें सत्य है। गणित के अंदर सिर्फ दो चीजें सत्य है, परिभाषा, परिभाषा और प्रमेय, बस। इसके अलावा सब असत्य है। इसके अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिर्फ परिभाषा वो जो कह रही है वो अपने आप में सत्य है, परिभाषा ने कह दिया तो वो अपने आप में सत्य है। दूसरा प्रमेय, प्रमेय किसी चीज को डिराइव करके कहती है तो ये उस कारण से सत्य है, वो अपने लॉजिक तर्क के आधार पे निगमन करके बताती है, इसलिए वो सत्य है। तो सत्य के दो ही रूप है, परिभाषा जो अपने आप में सेल्फ प्रोक्लेम सत्य है, किसी ने कह दिया है ना, परिभाषा में कह दिया कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके अंदर एक कोण 90 का होता है। अब इसको कोई प्रूफ नहीं कर सकता, ये परिभाषा में कह दिया तो वो अटैच हो गया। तो परिभाषा में एक सत्य तो आपको परिभाषा के अंदर मिलता है और दूसरा सत्य आपको प्रमेय के अंदर मिलता है। प्रमेय तो बाकायदा, इसलिए प्रमेय को ज्यादा शुद्ध रूप माना जाता है सत्य का, क्योंकि वो डिराइव करके निकालती है। लेकिन प्रमेय भी तो परिभाषा का ही यूज करती है, तो इसका मतलब परिभाषा के सत्य को ही प्रमेय आगे बढ़ाती है। तो दो सत्य हो गए, परिभाषा वाला सत्य और प्रमेय वाला सत्य, और गणित के ये दो ही सत्य है, बाकी सब गड़बड़ है। तो क्या कहता है शंकु? शंकु एक ऐसी गतिमान रेखा, अच्छा गतिमान रेखा, नाम पे गौर करो, गतिमान रेखा। ये गतिमान रेखा क्या होती है भाई? दो रेखाएं होती है, एक होती है स्थिर रेखा जो फिक्स है, जो हिल ही नहीं सकती, हिल ही नहीं सकती, जहां खड़ी होगी वहां खड़ी है बस, हिल ही नहीं सकती। एक गतिमान जो चल सकती है ना, जो डांस कर सकती है, गतिमान रेखा। अब गतिमान रेखा द्वारा जनित पृष्ठ, एक रेखा है जो गति कर रही है। अब गति करेगी तो कुछ बनाएगी ना, कुछ तो बनाएगी। अब क्या बनाएगी चलो उसकी बात करते हैं। जैसे ये देखो, अगर मैं इस पेन को बीच में से पकड़ लूं और ये पेन ऐसे घूमे तो एक सर्कल बनेगा नहीं बनेगा? है ना, अगर ये पेन यहाँ से घूमना शुरू हो, घुमाणु को नहीं आवे, लेकिन अगर ये घूमना शुरू हो जाए, ऐसे यहाँ से बीच में पकड़ लूं और ये घूमना शुरू हो जाए तो एक सर्कल बन जाएगा। तो जब रेखा घूमेगी तो कुछ तो बनेगा ही। अब कुछ बनेगा, हमारा शंकु कब बनेगा इसकी बात बताओ। रेखा घूम रही है, रेखा गतिमान है, गति कर रही है, गति कर रही है तो कुछ बनाएगी। अब वो जो प्रश्न बनाएगी वो क्या है और शर्त क्या है, घूमने की शर्त क्या है? घूमने की शर्त ये है, तो क्या है, जो सर्वदा, अब यहां से शुरू करेंगे परिभाषा को। जो सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा, हमेशा चाहे कहीं भी गति करे, रेखा चाहे कितनी भी गति करे, उसे हमेशा किसी निश्चित बिंदु से गुजरना होगा। एक बिंदु होगा, रेखा को हमेशा वहां से गुजरना होगा, रेखा को हमेशा वहां से गुजरना होगा। रेखा चाहे कैसे भी गति करे, वो आजाद है, मुक्त है, स्वतंत्र है, लेकिन एक शर्तों के साथ। शर्त क्या है? उसे एक बिंदु से हमेशा गुजरना होगा तथा तथा एक नियत वक्र को काटना होगा या स्पर्श करना होगा। अब परिभाषा में बड़ा लोचा है, परिभाषा में बड़ा लोचा है, इससे आपको वो क्लियरिटी आएगी कि शंकु, जिसको आप शंकु समझते हैं, एक्चुअल में वो बहुत भद्दा है वो बहुत भद्दा है। अब यहाँ पे जो कहा हुआ है, दो बातें हैं, दो बातें ध्यान रखना। एक तो बिंदु है वहां से गुजरना है, एक तो बिंदु है वहां से गुजरना है। नंबर दो, एक कर्व और है, एक वक्र और है, जिसको उसको या तो काट ले या टच कर ले। ठीक है, इसका मतलब है कि रेखा आप कैसे भी घूम सकती है, बस एक ही शर्त है कि भैया दिए गए बिंदु से गुजरना है।
ये जो बिंदु है इससे गुजरना है। ये बिंदु हो गया, मान लो फिक्स कर दिया। रेखा को इस बिंदु से गुजरना है, नंबर 1, ये डन। नंबर 2, नीचे एक कर्व है, नीचे एक वक्र है, आड़ा टेढ़ा कैसा भी ले लो, ये वक्र है। इस वक्र को काटना है, कैसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि प्लेन हो। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, पढ़ो। नियत वक्र, क्या लिखा कि कौन सा वक्र, क्या लिखा हुआ समतल, क्या लिखा हुआ समतल, नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब कोई भी वक्र हो सकता है। बोला हाँ, कैसा भी हो सकता है, आड़ा टेढ़ा तिरछा टेढ़ा कैसा भी वक्र हो सकता है। हो गया। अब रेखा को इस बिंदु से गुजरना है, बस इतना सत्य है। ये रेखा इससे गुजर रही है, ठीक है, और इसे मान लो यहाँ कट कर रही है, ठीक है, चल जाएगी, डन, चल जाएगी। यहां से गुजरना है, वक्र को काटना है या टच करना है, होगी ये रेखा डन। ये रेखा, बोला हाँ, ये भी डन। और इसके बाद ये भी डन। बस इस तरीके से मैं सारी खींचूं तो ये आड़ा टेढ़ा, ये आपका शंकु। बोला अच्छा जी, ईश्वर को जो शंकु, अपोलो शंकु तो नीचे से ठीक होया करे, व्रत होया करे। तो देखो वो मैंने पहले ही कह दिया था, वो परफेक्ट शंकु है, परफेक्ट वाला। जब एक परफेक्ट शंकु बनता है ना, तब वो आपका लंबवर्तीय शंकु बनता है। अदरवाइज ये होता है इतनों को जो है। और ये जरूरी नहीं है, हमारे वाले शंकु में तो परफेक्शन होता है। हमारे वाले शंकु का जो कोण होता है वो भी फिक्स होता है। यहाँ पे तो कोण भी फिक्स करने की जरूरत नहीं है। कोण कम ज्यादा, रेखा कम ज्यादा कोण कैसे भी बना सकती है, रेखा कम ज्यादा कोण भी बना सकती है। यानी आपका शंकु ये भी हो सकता है, ये स्थिर बिंदु है, ये भी शंकु है। हर चीज, हर आकृति आड़ी टेढ़ी, क्योंकि बांधे, यहाँ कोई बांधा नहीं गया है कि भाई बराबर लंबाई पे काटे, बराबर कोण पे काटे, ये काटे, नहीं। इसने कहा कि बस एक बिंदु है, वहां से रेखा को गुजरना है, सामने एक कर्व होगा, उसको जाके टच कर दे या काट ले, कोई बात नहीं, चाहे तो टच कर ले चाहे काट ले, वो सारी रेखाएं खींच दो, वो सारी रेखाएं मिलकर जो बनाएगी उसका नाम होगा शंकु, उसका नाम होगा शंकु। बात खत्म, बस। अब इसका मतलब फिर कैसा भी बन सकता है, बस दो ही शर्तें, खाली बिंदु से जाना होगा, बिंदु से जाना होगा, नीचे वाले कर्व को टच या काटना होगा, फिर आप जो चाहे लाइन वहां से जैसी चाहे, इस बिंदु से जितनी लाइनें खींच सकते हो खींचो, जितनी खींच सकते हो खींचो, इनसे जो आकृति निकल के आपकी आएगी उसका नाम होगा शंकु। बात समझ में आई? तो आपने लोगों ने जो सोचा हुआ है कि भाई वो वाला शंकु, ये शंकु का कच्चा रूप है, मतलब व्यापक रूप है। व्यापक रूप ऐसा ही होगा, व्यापक रूप हमेशा ऐसे ही होते हैं। व्यापक जो है ना, जैसे प्रकृति में कोई चीज मिलती है, पेट्रोल मिलता है, तो पेट्रोल को वैसे थोड़ी मिलता है कि आपने डब्बा लिया और अपने बाइक में डाल लिया। वो भी तो कितना काला काला किसा क्या, मतलब जो क्रूड ऑयल होता है वो कैसा होता है, उसमें सब कुछ मिक्स होता है, फिर उसके बाद में रिफाइन करके अलग अलग करना पड़ता है। तो कच्ची स्थिति ऐसी है, तो ये कच्चा माल है, शंकु का कच्चा रूप है। फिर अभी इसको सुधार करेंगे, नए नए शंकु बाहर आ जाएंगे। अभी आपका ये क्रूड टाइप का शंकु है, क्रूड ऑयल होता है वैसे क्रूड शंकु है। एक्चुअल में शंकु यही होता है, बाय डेफिनेशन शंकु ये होता है। अब बात यह है कि इतना अजीब जो होता है, इसका समीकरण कैसे बनाओगे? आओ अब इसका समीकरण बनाते हैं। समीकरण को एंजॉय करना, बड़ा मामला, बड़ा जबरदस्त है। हाँ, सारी लाइनें तो बनाएगी ना, शंकु बनेगा कैसे? एक दो लाइनों से शंकु थोड़ी बनेगा, दो लाइनों से तो त्रिभुज बनेगा, दो लाइनों से तो त्रिभुज बनेगा। तो जितनी भी पॉसिबल हो सकती है सारी लाइनें ड्रॉ करो, सारी लाइनें उस पॉइंट से, ये रहा पॉइंट, जैसे प्रकाश निकलता है ना, एक बिंदु से प्रकाश निकलता है, वैसे प्रकाश को निकलने दो, खच 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 खच, ऐसे इस बिंदु से निकलने दो बस। और ये भी बांधना मत, देखो ये मत बांधना, कई लोग आपके कि बांध लो कि भाई ये कोण बांध लो कि 30 डिग्री के कोण पे ही फेंकूंगा, नहीं, ये 30 पे फेंक दिया, ये 45 पे, ये 90 पे, ये 60 पर, ये 20 पर, ये 10 पे, ये 30 पे, जिस कोण पे चाहे फेंक दो, मत चिंता करो कि अगर आप बराबर बराबर कोण पे फेंकोगे तो नीचे वर्त बन जाएगा। क्यों? अगर बराबर कोण पे फेंकोगे 30-30 डिग्री के, तो वो आपका लंबवर्तीय वाला वैसा बन जाएगा, जो आपका प्यारे वाला कर्व, प्यारे वाला शंकु जो है ना 10वीं वाला, वो वैसा दिखने लग जाएगा। उसमें खास बात यही होती है कि जो आपका ऊपर वाला अर्धशीर्ष कोण होता है वो फिक्स होता है, आपका अर्धशीर्ष कोण जिसे कहते हैं वो फिक्स होता है।
वो कभी कम ज्यादा नहीं होता, देखा आपने, अल्फा तो अल्फा वो कभी कम ज्यादा नहीं होता। रेखा एक आ जाएंगे, चिंता ना करो, घबराओ ना भी, पर पूग जैसे आप फिर तो आप कच्चो बना रहे हैं, मतलब वो बना रहे हैं कि कैसा कैसा शंकु हो सकता है, सारे कवर हो जाए। तो सारे ऐसे कवर हो सकते हैं, ये पॉइंट है और इस पॉइंट से रेखा खींचो, बस कोई शर्त को नहीं। पॉइंट है, ई पॉइंट से रेखा खींचो, नीचे एक कर्व है, नीचे एक कर्व बिखरेड़ो पड़े, खिंडेड़ो पड़े, नीचे एक कर्व है जो खिंडेड़ो पड़े, और ई पॉइंट टू लाइना खींच वो करो भी पर, और सारी खींच दो, जटा जगह मिले खींचता जाओ। अब थारकन जो आकृति बनेगी बी को नाम है शंकु। अब कल्पना करो यार, 3D दिखाऊं क्या मत है, 3D दिखाऊं क्या, कल्पना करो 3D की शोतों से कैसे भी हो सके, समझ रहे हो बात, कल्पना करो, एक पॉइंट पकड़ लो, बी पॉइंट से लाइना खींचता जाओ, कोई कम कोण पर खींचो, कोई ज्यादा कोण पर खींचो, थारी मर्जी है, थाने कोई कोण बांधेड़ो को नहीं, कोई भी कोण फिक्स नहीं किया कि भाई 30 पे ही फेंकनी है ना, एक लाइन 30 के कोण पे फेंक दी, एक 50 पे फेंक दो, एक 70 पे फेंक दो, एक 10 पे, दोबारा 10 पे फेंक दो, दोबारा 15 पे, 30 पे, 40 पे, बस लाइनें खींचते जाओ बिना सोचे समझे कि क्या कोण बन रहा है। या भाटा फेंके अगर आना, भैया भाटा फेंकते जाओ, एक एक बिंदु पर खड़े हो जाओ, है ना, एक बिंदु पर खड़े हो जाओ और भाटा फेंको, चारों कानी फेंको, और उन भाटा को जो पथ है वो पथ देखो, सारा भाटा को पथा ने मिला लो, वो शंकु है। क्लियर है, सही है, डन। तो आ जाओ, अब आ जाओ शंकु का समीकरण बनाते हैं। समीकरण थोड़ा सा गड़बड़ होगा, कैसे होगा, पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि नीचे वाला कर्व कैसा है। जो नीचे वाला कर्व है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला कर्व कैसा होगा, जैसा नीचे वाला कर्व होगा उसके आकार पे शंकु जो है वो शेप लेगा। तो पहले तो हम बिंदु फिक्स कर लेते हैं कि माना हमारा बिंदु अल्फा बीटा गामा है, जो स्थिर बिंदु है वो अल्फा बीटा गामा है। कर्व भी फिक्स करना पड़ेगा। बाथरूम में नहाने वाला शॉवर तो क्या है, फिक्स कोण पे ही फेंकता है, जो बाथरूम का आपका शावर होता है वो तो फिक्स कोण पे ही पानी फेंकता है। अभी मैं कोण फिक्स नहीं करना चाहता, अभी मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि वो चारों तरफ से एक अलग अलग कोण पे फेंक रहे हैं। अभी आप ओपन कोण की बात करो, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा में आप गौर करो तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि भी कोण फिक्स करो और ये फिक्स करो और वो फिक्स करो। इसने भी परिभाषा को बहुत ओपन रखने की कोशिश की है, परिभाषा को बिल्कुल ओपन रखने, जब परिभाषा को ये बंदा इतना ओपन रखना चाहता है तो आप क्यों बांध रहे हो, जब ये परिभाषा को नहीं बांध रहा तो आप क्यों बांध रहे हो, परिभाषा बनानी है कौन बांध रहे, भाई कह रहा है बस मानता तो ही चाहिए कि बिंदु से रेखा जाए और नीचे एक कर्व है उसको जाके या तो काटे या टच करे, जैसा हो सके वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं, बस खींचो, बस बिंदु से रेखाएं खींचो, और फिर वो जो रेखाएं जहां 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 जैसा जैसा शक्ल बनाए वो आपका शंकु है ना। तो हो सकता है ऐसे घूमता घूमता। क्लियर है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब एक बिंदु ले लिया, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि शंकु कौन सा बनेगा। शंकु बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है, इस वजह से इतने सारे शंकु हम नहीं बना सकते। हम अपने आप को थोड़ा सा लिमिट करेंगे कि भैया नीचे वाला जिसे गाइडिंग कर्व कहेंगे, इसको गाइडिंग कर्व या निर्देशन वक्र कहेंगे, क्योंकि यही तो है, इसे निर्देशन वक्र कहेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात अगर ये चेंज हो जाता तो नीचे की शक्ल भी चेंज हो जाएगी। गाइडिंग कर्व, ये नीचे वाला भैया चेंज हो जाएगा तो, क्योंकि ये भैया नीचे वाला भी तो कैसा भी हो सकता है ना, भैया वाला जरूर नहीं कि समतल ही हो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो, ऐसे यूं भी हो तो आपका शंकु जो होगा वो यूं करके फिर उसमें भी ऐसे, मतलब यहाँ पे जो है अगर आपका नीचे वाला कर्व अगर प्लेन हुआ, नीचे वाला कर्व जो है गाइडिंग कर्व जो है वो अगर प्लेन हुआ, अगर वो प्लेन हुआ तो अब लाइन क्या कर सकते हैं, अलग अलग कोण पे होने की वजह से ऐसा घुमावदार बना सकती है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर सोचो गाइडिंग कर्व जो है वो प्लेन ना होकर वो खुद उथल पुथल हो तो, यूं हो तो कैसे। अब अब के केस में क्या होगा कि आपको जो शंकु नजर आएगा
जो शंकु आप डालोगे उसके किनारों पे ऐसे यूं, नीचे टोपी के नीचे ऐसे, तो वहां पे भी आपको ऐसे उतार चढ़ाव नजर आएंगे। इसलिए गाइडिंग कर्व, जो नीचे वाला कर्व है ना, उसका बड़ा कमाल है, वो बहुत जरूरी है। वो कैसा आप लेते हैं उसके आधार पे फिर शंकु तय हो पाएगा। लेकिन सारे कर्व हो सकते हैं, तो हम सारे तो ले ही नहीं सकते, तो हम अपने आप को बांध लेते हैं, भैया सारे तो कौन लीजिएगा, माफ करिए सारा के लिए तो, और हम फिक्स कर लेते हैं एक दो कर्व, और एक दो कर्व में ये वाला कर्व ले लेते हैं। फिलहाल तक के लिए इतना पर्याप्त है। जो हमारा गाइडिंग कर्व होगा नीचे वाला, वो एक द्विघातीय समीकरण ले लेते हैं, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, एक व्यापक द्विघात समीकरण ले ली। और हमें पता है कि व्यापक द्विघात समीकरण में सारे आ जाते हैं, व्यापक द्विघात समीकरण में सारे आ जाते हैं, क्या आपको याद है? व्यापक द्विघात समीकरण में सारे आ जाते हैं, है ना? व्यापक द्विघात समीकरण में सारे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापक द्विघात, याद करो, पढ़ के आए अभी शंकु परिच्छेद में, व्यापक द्विघात समीकरण में क्या क्या आ जाता है? वो आपके सारे कर्व आ जाते हैं, आपका बिंदु आ जाता है, आपकी रेखा युग्म आ जाता है, लाइन पेयर आ जाता है, आपका दिग्वर्त आ जाता है, आपका वृत्त आ जाता है, आपका अति परवलय आ जाता है, आपका परवलय आ जाता है, और इनके अलावा कोई और आकृति होती नहीं है। तो ये सारी आकृतियां आपकी इस समीकरण के अंदर समाहित है। तो अब आपको कोई टेंशन नहीं है ना? आगे वर्त ले लेंगे, चिंता मत करो, मैं टेंशन ना करो, आगे वर्त ले लेंगे, आगे इस गाइडिंग कर्व को व्रत ले लेंगे, और गाइडिंग कर्व को वर्त लेते ही आपका एटलीस्ट वो शंकु फिक्स हो जाएगा। गाइडिंग कर्व को सर्कल लेते ही आपका वो शंकु आ जाएगा। और तब तक तो हम कुछ भी तो माने, एक बार तो फ्री होके चलने दें। तो एक बार तो हमने फ्री कह दिया, परवलय भी हो सकता है, दिग्वर्त भी हो सकता है, अति परवलय भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक बार फ्री है, आप कोई भी ले लो। ये हो गया। अब यहां से हम कोई लाइन खींचे, ये लाइन है, किसी भी एक रेखा का समीकरण, कोई भी एक रेखा होती है, उसमें दो चीजें होती है, तो आप भी जानते हैं दो चीजें होती है। सोचिए अगर एक रेखा खींचनी हो तो उसके लिए आपको क्या दो चीजें चाहिए होगी? अगर आपको एक रेखा खींचनी हो, एक रेखा, आपको आकाश में एक रेखा खींचनी हो, तो आपको क्या चीजें, दो चीजें चाहिए। छोड़ दीजिए समीकरण, भूल जाइए समीकरण को, समीकरण को छोड़ के बात करिए कि अगर आपको कोई लाइन या गोली चलानी है, ठीक है, बंदूक चलानी है, तो कौन सी दो चीजें आपको चाहिए होंगी? अगर आपको गोली चलानी है, गोली का मतलब उसकी रेखा हो जाएगी, अगर आपको गोली चलानी है तो आपको क्या करना होगा? नंबर एक बिंदु तय करना होगा कि यहां गोली चलाऊं, गोली यहां से छोड़ू, 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 एक जगह तो आपको एक बिंदु तय करना होगा। अच्छा, बंदूक यहां, गोली यहां से चलाऊंगा, एक तो पहले बिंदु तय करना होगा कि इस बिंदु से मैं गोली चलाऊंगा। नंबर एक, कौन सी दिशा में चलाऊंगा? अच्छा, अरे गणित तो गणित ही है, ये तो LMN XYZ तो बाद में आता रहती, पहले आता है बेसिक चीजें। बेसिक चीजों में ये सब चीजें आती रहती है कि अगर आपको गोली चलानी है, मतलब गोली चलाने का मतलब रेखा बनानी है, तो सबसे पहले आपको एक जगह तय करनी पड़ेगी कि गोली कहां से चलाओगे, बोला यहां से चलाऊंगा, ठीक, डन। ये हो गया वो पॉइंट जहां से मैं गोली चलाऊंगा। किधर चलाओगा? वो तो दो बातें, पहला होता है पॉइंट, नंबर दो दिशा। पॉइंट ये रहा, पॉइंट ये रहा, और दिशा कौन होता है? दिशा मतलब दिक्कोजय, दिशा मतलब दिक्कोजय। दिक्कोजय किसको कहते हैं? दिशा बताने वाले, है ना? गणित जिसे आज हिंदी में आप दिशा बोलते हैं, गणित में उसको दिक्कोजा बोलते हैं। तो इस रेखा के बिंदु तो हो गया अल्फा बीटा, और दिशा हो गई LMN, है ना? दिशा मीन्स दिक्कोजय, ठीक है? बिंदु जहां से आप बंदूक चलाएंगे, LMN वो दिशा जिधर बंदूक चलाएंगे, जिस दिशा में बंदूक गोली चलाएंगे, ठीक है? तो ये दो चीजें होगी। और इस रेखा का समीकरण हो गया x माइनस अल्फा बटे L, y माइनस बीटा बटे M, z माइनस गामा बटे M।
ये आपकी इस रेखा का समीकरण हो गया। बोले डन, बोले हाँ शांति है, हो गया। अब आओ आगे। अब ये रेखा जब निकलेगी तो आगे जाकर इस कर्व को काटेगी, बिल्कुल काटेगी। इसका नाम P रख लेता हूं, इसका नाम Q रख लेता हूं। आगे जाके ये अपने गाइडिंग कर्व को काटेगी। इस गाइडिंग कर्व ये जो कर्व है, ये बिंदु Q जो है ये रेखा पर भी है ना, रेखा पर भी है और इस कर्व के ऊपर भी है, दोनों पर है ना, काटने से बना। अगर कोई चीज काटने से बनी है तो वो दोनों पर ही होगी ना। कोई चीज अगर काटने से बनी है इसका मतलब वो दोनों पर है। तो ये बिंदु जो Q है ये रेखा का भी है और ये बिंदु इसका भी है, दोनों का है। अब दोनों का है तो याद करो, यहां के हर बिंदु पे Z का मान 0 है, यहां के हर बिंदु पे Z का मान 0 है। तो इसका मतलब Q पे भी Z का मान 0 होगा। बधाई हो, Z का मान 0 है तो रेखा पे भी Z का मान 0 होगा। इस बिंदु पे रेखा में भी Z का मान 0 होगा, क्योंकि अगर Q बिंदु दोनों से मिलकर बना है, इसका मतलब Q बिंदु पे दोनों के निर्देशांक सेम है। और Q बिंदु इस कर्व के ऊपर है और इस कर्व के हर बिंदु पे Z का मान 0 है। तो इसका मतलब इसका भी Z का मान 0 होगा। तो थोड़ी देर के लिए Z का मान, हाँ ऐसा मत सोचना कि Z का मान हमेशा 0 होगा, नहीं, हमेशा 0 नहीं होगा। इस रेखा के इस बिंदु पे 0 नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, लेकिन इस पे 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये बिंदु दोनों के साझा से बना है, और साझा से बना है इसका मतलब दोनों की शर्तें वहां पे एक साथ पूरी हो रही है। तो है Z0, Z का मान 0 रखते ही, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट पर तेरा मेरा नहीं रहता, हमारा हो जाता है। इंटरसेक्शन पॉइंट पर तेरा मेरा खत्म होकर हमारा हो जाता है। अब ये जो बिंदु है Q, ये हमारा है, ना कि तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, बल्कि हमारा है। अब हमारा है तो इसकी दोनों की शर्तें पूरी होगी। तो Z बराबर 0, Z बराबर 0 यहाँ रखा, यहाँ से मैं x निकाल लूं वज्र गुणा करके, x बराबर आ जाएगा अल्फा ये लो, ये xy आ गया। अब ये xy ये निर्देशांक, जैसे मैंने कहा Q पे ना तेरा होता है ना मेरा होता है, हमारा होता है। तो ये xy इसमें भी होंगे, यही xy इसमें होंगे, क्योंकि Q तो ना तुम्हारा है ना मेरा है, ये तो हमारा है। तो जो xy आए हैं वो इसके भी आए हैं, तो ये इसमें भी रख सकते हैं, ले जाके उसमें रख दो। a x की जगह अल्फा माइनस एल गामा। मेरे गामा का ध्यान रखना भाई, मेरा गामा बड़ा खतरनाक होता है, अद्भुत गामा बनाता हूं मैं। सिर्फ गामा बढ़ाने को नहीं आया मैंने अभी तक, इतना साल हो गया, और मेरा गामा हमेशा ऐसा बनता है और मुझे सुंदर भी लगता है ना। मेरा गामा कभी गामा जैसा नहीं होता, लेकिन गामा मुझे ये वाला गामा सुंदर लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान, मेरा ये गामा है। लोग ऐसे बनाते ना, इस तरीके से बना लेते हैं, वो मुझे ये आदत ये वाली पड़ गई, तो मैं गामा ऐसे ही बनाता हूँ, तो मेरे गामा से सावधान। मेरा गामा खास गामा है। तो x का मान अल्फा माइनस एल गामा बटा n बीटा माइनस m गामा बटा n हो गया, प्लस y स्क्वायर, फिर y का मान ये y स्क्वायर 2g प्लस 2f c बराबर 0। ये हो गया, ये आपके अब दोनों के काटने की शर्त बन गई, क्योंकि यहाँ पे आपने दोनों को एग्री करा के, आपने दोनों का अंतर खत्म करके ये चीज बनाई है।
इसका मतलब ये बिंदु इनका कटान बिंदु होने की शर्त हो गई। ये इनके डेफिनेटली ये हमेशा काटेगा, ये इस बात का प्रमाण हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, ना तेरा है ना मेरा है, हमारा है। हमारा करके आपने ये शर्त बनाई है। आपने अंतर ही भूल गए थे कि कौन रेखा का समीकरण है, कौन वक्र का समीकरण है। आपने ये सारी चीजें छोड़कर आपने ना तो रेखा को ध्यान रखा ना वक्र को ध्यान रखा। आपने ये समझा इसके एक्स वाई हो चाहे इसके एक्स वाई हो, दोनों एक ही है, और एक करके आपने ये शर्त बनाई है। यानी ये शर्त जब भी पूरी होगी, इसका मतलब यह रेखा इस वक्र को काटेगी, हमेशा काटेगी। अब हमेशा काटेगी, बस यहीं से खेल शुरू हो गया। हमेशा काटेगी, बोला हाँ। पक्का काटेगी, बोला हाँ हमेशा। तो इसका मतलब मैं दिशा बदल दूं तो, एलएमएन बदल दूं तो भी काटेगी। बस एलएमएन के मान चेंज हो जाएंगे, एलएमएन के मान चेंज हो जाएंगे। अगर मैं एलएमएन के मान चेंज कर दूं, देखो काटने की शर्त बना ली है मैंने, एलएमएन के मान चेंज करूंगा तो भी ये रेखा काटेगी, क्योंकि दूसरी रेखा आ जाएगी। ये क्यू बिंदु यहां आने के बजाय कहीं और आ जाएगा, है ना। अगर ये एलएमएन लूंगा तो ये वाला बिंदु आ जाएगा क्यू डैश, और कोई एलएमएन लूंगा वो आ जाएगा, और कोई एलएमएन लूंगा कोई और आ जाएगा, और एलएमएन लूंगा तो कोई और क्यू बिंदु आ जाएगा, कोई और एलएमएन लूंगा तो कोई और बिंदु आ जाएगा। बस यही राज की बात है कि अगर मैं अलग अलग एलएमएन लूंगा तो अलग अलग आ जाएंगे। यानी ये एलएमएन लिए ये क्यू आ जाएंगे, ये एलएमएन लूंगा ये क्यू आ जाएगा, ये एलएमएन लूंगा ये क्यू आ जाएगा। तो फिर क्या करें, ये तो एलएमएन का बिंदुपथ हो गया ना, ये तो एलएमएन का बिंदुपथ हो गया। बात समझे, ये एलएमएन का बिंदुपथ है, अलग अलग रेखाओं का बिंदुपथ है, एलएमएन का बिंदुपथ है। तो अगर एलएमएन का विलोपन कर दूं तो फिर वो कर्व बन जाएगा जिसका आप समीकरण निकालना चाहते हैं। एलएमएन का विलोपन कर दो, समीकरण आ जाएगा, बस हो गया काम हमारा। अब हम एलएमएन का बिंदु पथ निकालने जा रहे हैं, एलएमएन का विलोपन करने जा रहे हैं। बोला नहीं, हम तो जब बिंदु पथ निकालते हैं तो विलोपन थोड़ी करते हैं, जब बिंदु पथ निकालते हैं तो एक्स वाई जेड रखते हैं। जिसका बिंदु पथ निकालना होता है उसका एक्स वाई जेड रखते हैं, बिल्कुल सही कहा। जब भी आप बिंदु पथ निकालते हैं तो आप जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालते हैं उसको एक्स वाई जेड मानते हैं। लेकिन याद रखिए, जब बिंदु का बिंदु पथ निकालते हैं तो ऐसा करते हैं, लेकिन बिंदु का बिंदु पथ ना निकाल रहे हो तो आप तो रेखा का, आप तो किसी दिशा का बिंदु पथ निकाल रहे हैं। अब दिशा का बिंदु पथ निकाल रहे हैं तो जब दिशा को तो एक्स वाई जेड नहीं मान सकते, दिशा कोई बिंदु थोड़ी है, दिशा तो दिशा है। तो दिशा के केस में हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट को, उस दिशा को हटा देते हैं, उसका विलोपन कर देते हैं, फिर जो समीकरण आता है वो अपने आप ही बिंदु पथ हो जाता है। कैसे हटाएंगे, इसके बराबर में लैम्डा मानेंगे, यहां से एल का मान निकाल लेंगे। एल बराबर हो गया एक्स माइनस अल्फा बट्टा लैम्डा, एम बराबर हो जाएगा वाई माइनस बीटा बट्टा लैम्डा, एन बराबर हो जाएगा जेड माइनस गामा बट्टा लैम्डा। और ये जो मान है एल एम एन का, ये मान यहां रख दो, एल एन जो जो मान जहां जहां है वहां वहां मान रख दो। ये सारा शॉर्ट आउट हो जाएगा और फाइनली आपको शंकु का समीकरण मिल जाएगा जो कि ऐसा होगा। ये है आपके शंकु का समीकरण, जो कि आपको याद नहीं करना है, बस देख लो ऐसा होता है। नहीं पसंद आया ना, मैंने पहले ही कहा था आपको पसंद नहीं आएगा ये। और याद रखिए ये खास गाइडिंग कर्व के लिए, अगर कोई और चेंज कर दें तो और दिक्कत हो जाएगा, है ना। ये तो हमने ये गाइडिंग कर्व ये लिया है, इस गाइडिंग कर्व के लिए ये आया है। इसका मतलब कोई अगर और गाइडिंग कर्व होता तो ये कुछ और आता, किसी और गाइडिंग कर्व के लिए कुछ और आता। याद नहीं करना, याद करना भी नहीं, इसको याद करा भी नहीं जा सकता। क्या याद करोगे, एक जेड गामा इधर उधर हो गया तो फिर वो सारा बिगड़ जाएगा। पक्की बात है, इतने बड़े समीकरण में इधर उधर होना संभव है। बना लेंगे हम इसको, बनाना आसान है, इसको करने के बजाय बनाना आसान है, हम बना लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। बनाने का तरीका एकदम सिंपल है कि आपको करना क्या है, एक Z0 या Y0 कुछ दिया गया होगा वो रख देना, बचे हुए दो निकाल लेना, वो ले जाके समीकरण में रख देना, और फिर एलएमएन का विलोपन कर देना, आपका शंकु आपको प्राप्त हो जाएगा। बस ये है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और शंकुओं को संभालते हैं।
क्लियर हो गया ये बात? यहां तक समझ में आई नहीं आई ये चीज? यहां तक समझ में आई या नहीं आई बातें? ये बात समझ में आई नहीं आई? दोबारा से देखते हैं इसको एक बार दोबारा देखते हैं। देखो कितना अच्छा, वैसे कितने अच्छे तरीके से गणित का इस्तेमाल किया गया, उसको देखिए ना, उसकी खूबसूरती को देखिए, गणित को कितना परफेक्ट इस्तेमाल जो है ना वो इन लोगों ने किया है। पहले अल्फा बीटा गामा से हमने अल्फा बीटा गामा नहीं हटाए हैं, हमने एलएमएन हटाए हैं। क्योंकि किसी भी रेखा में आ जाऊं, मैं रेखा 1 में आऊं, 2 में आऊं, 3 में आऊं, 4 में आऊं, 5 में आऊं, हर रेखा अल्फा बीटा गामा से तो जाती है। तो अल्फा बीटा गामा थोड़ी हटाने हैं, हमें खाली दिशा हटानी है। क्योंकि हर रेखा की दिशा अलग अलग है। और अगर मैं एक दिशा में बना रहा, अगर मैं इस दिशा में बना रहा तो क्यू आएगा, इस दिशा में बना रहा तो क्यू डैश आएगा। अगर मैं एक पर्टिकुलर दिशा को पकड़ के बैठा रहा तो मेरे बिंदु आते रहेंगे, बिंदु पथ नहीं आएगा। और मुझे अगर बिंदु पथ निकालना है तो मुझे दिशाओं का ध्यान ही हटाना पड़ेगा कि कोई दिशा नहीं है, सारी दिशाएं ले लो, कोई पर्टिकुलर दिशा लो ही मत, जो मन में आए वो दिशा ले लो। तो एलएमएन का विलोपन करने का एक कारण ये भी है कि मैं दिशा से मुक्त होना चाहता था, जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि भूल जाओ कि आप कौन सी दिशा में लाइन खींच रहे हैं, बस आप लाइनें खींचो। आप तो बस अल्फा बीटा गामा से जाने वाली लाइनें खींचो, ये सोचे बिना कि कौन सी दिशा में खींच रहे हो, हर दिशा में खींचो, आपका शंकु बन जाएगा। यही हमने किया। एलएमएन का विलोपन करने का मकसद यही था कि हम किसी पर्टिकुलर दिशा में लाइनें नहीं खींचेंगे, हम समस्त दिशाओं में लाइनें खींचेंगे, और फिर आपको समीकरण मिल गया, शंकु बनना ही था। ठीक है, सही कह रहे हो? आइए बात समझ, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करिएगा, है ना, टेंशन ना करो, बहुत अच्छी चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार आइडिया को पकड़ो ना आप, चीजों को, आपके टेंशन वो शुरू हो जाते हैं, पेपर में कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अभी टॉपिक शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो पार्टी शुरू होते हैं आप शुरू हो जाते हो, ये हमसे होगा नहीं होगा, पेपर में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बात की बात है यार, आज तो आनंद लो। आज कौन सी परीक्षा है? आज तो कम से कम समझो और गणित के देखो, गणित में कितना कमाल है, गणित कैसे इन चीजों को झेलती होगी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम अब थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करेंगे। ये तो था व्यापक, अब व्यापकता को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? एक तो जो शीर्ष है उसको थोड़ा सिंपल लेंगे, 0 0 0 लेंगे, कम से कम अल्फा बीटा का गामा का थोड़ा काम तो कम होगा, है ना, थोड़ा सा अल्फा बीटा गामा थोड़ा कम हो जाए। तो अब सोचो, अगर अल्फा बीटा गामा अगर 0 हो जाए तो कुछ तो फर्क पड़ेगा समीकरण पे, थोड़ी तो समीकरण जो है वो इजी हो जाएगी। तो अब एक शीर्ष को चेंज करते हैं और शीर्ष लेते हैं मूल बिंदु पे। मूल बिंदु पे लेने से थोड़ा सा समीकरण में हल्कापन नजर आएगा। तो शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो, बड़ा आराम, अल्फा बीटा का आराम। अब आपका अल्फा बीटा गामा 0 0 0 हो जाएंगे, जिससे थोड़ी सी कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा, ओवरऑल कैलकुलेशन अब आपकी बदल जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी। करना वही है, वैसे ही करना है। आपको मैं यहाँ पे दूसरा तरीका भी बताऊंगा। एक तो वो तरीका जो भी आप पढ़ के आए हैं उससे कर सकते हैं, एक और तरीका भी है जिससे कर सकते हैं कि जब भी किसी भी शंकु का शीर्ष, शीर्ष मतलब जहां से स्पर्शिकाएं खींची गई है, अगर वो मूल बिंदु है, अगर वो मूल बिंदु है तो उसका समीकरण हमेशा व्यापक द्विघात समीकरण होता है। व्यापक व्यापक समघात या समघात, व्यापक हटा देता हूं एक बार, समघात द्विघात समीकरण, मतलब कोई भी दो घात का समीकरण होगा। ये द्विघात समीकरण क्या है पहले इसको समझो। द्विघात का मतलब दो घातीय, दो घातीय मतलब जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स गुणा वाई गुणा जेड, जो ज्यादा से ज्यादा दो पावर हो, पूरे समीकरण में बड़ी से बड़ी पावर दो हो, यानी दो हो या दो से कम हो, लेकिन दो से ज्यादा ना हो, उसे कहते हैं द्विघातीय समीकरण। आप जानते हैं द्विघात समीकरण बोलते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसमें बड़ी से बड़ी पावर दो हो, दो से बड़ी पावर ना हो, दो हो, दो से कम पावर हो चल जाएगी, लेकिन दो से ज्यादा पावर ना हो। किसी भी बहुपद को हम द्विघातीय त्रिघातीय कहते हैं उसकी घात के आधार पे, बड़ी से बड़ी घात के आधार पे उस समीकरण को जांचा जाता है, नाम दिया जाता है। त्रिघात समीकरण मतलब उसमें बड़ी से बड़ी घात 3 है, द्विघात समीकरण मतलब बड़ी से बड़ी घात 2 है, दो है, दो से नीचे है, लेकिन दो से ऊपर नहीं है।
तो द्विघातीय समीकरण का मतलब होगा ज्यादा से ज्यादा 2 घात आएगी। अब इसके आगे एक वर्ड और लिखा हुआ है जिसका नाम है समघात या होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है समघात, समान घात, यानी हर पद के ऊपर घात समान होगी। अब द्विघात समीकरण है तो 2 घात तो होगी, और ये कह रहा है समघात है तो हर पद के ऊपर फिर 2 घात होगी। तो आपके पूरे समीकरण में हर जगह 2 घात होंगी, हर जगह 2 घात होंगी, हर पद पर 2 घात होगी, प्रत्येक पद पर। जैसे एक्स स्क्वायर 2 घात का हो गया, उसके आगे वो 2 घात होगी। फिर वाई स्क्वायर का एक पद आ जाएगा, 2 घात का हो गया, ठीक है, बी गुणांक दे देता हूं। फिर जेड का हो सकता है 2 घातीय, एक ऐसा हो सकता है कि एक्स और वाई का हो जाए, एक्स गुणा वाई, ये भी 2 घात बना सकते हैं। एक्स गुणा जेड, ये भी 2 घात बना सकते हैं। ये एच होता है इसके साथ। इसका थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे, किसके साथ क्या लिखना है गुणांक, 2h एक्स वाई, 2g एक्स जेड, 2f वाई जेड। ये अब देख सकते हो कि प्रत्येक पद पर 2 घात है, प्रत्येक पद पर 2 घात है, हर पद पे, चाहे x की 2 घात हो, चाहे एक x और एक y हो, दोनों मिला के 2 घात बना रहे हो, कहीं x और z हो सकते हैं, कहीं y और z हो सकते हैं। तो जब भी कोई समीकरण, जब भी शंकु का शीर्ष मूल बिंदु होगा, उसका समीकरण एक समघात द्विघात समीकरण होगा। रिपीट कर रहा हूं, समघात द्विघात समीकरण होगा, 2 घात का समघात होगा। सिर्फ ऐसे नहीं कि 2 घात का समीकरण, 2 घात में भी समघात का मतलब हर पद पे 2 घात आएगी। जितने भी पद होंगे सब पे 2 पावर होगी, यानी किसी पे 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि द्विघात समीकरण है, 2 से ज्यादा हो नहीं सकती, 2 से कम हो नहीं सकती क्योंकि समघात है। समघात का मतलब होमोजीनियस, यानी समान घात, प्रत्येक पद पे घात समान रहेगी। इसका उल्टा भी सत्य है, इसका उल्टा भी सत्य है। अगर शंकु का शीर्ष मूल बिंदु है तो उसका समीकरण एक समघात द्विघात समीकरण होगा, और अगर कोई समघात द्विघात समीकरण है तो वो एक शंकु होगा जिसका शीर्ष मूल बिंदु है। ये बात 1 to 1 कनेक्टेड है। कोई भी समीकरण अगर आपको रास्ते में मिल जाए और वो समघात हो, द्विघात हो, द्विघात और समघात हो, तो समझ जाना वो एक शंकु का समीकरण है और उसका शीर्ष मूल बिंदु होगा। कभी भी आपको कहीं दिख जाए पूरी गणित के अंदर, कहीं भी आपको कोई द्विघातीय समीकरण, वो भी समघात द्विघात समीकरण दिख जाए, तो समझ जाना कि अगर उसका चित्र बनेगा तो वो एक शंकु बनेगा। बात समझे? यानी अगर ये कोई समीकरण आपने किसी किताब में देख लिया, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये जो समीकरण है ये एक शंकु होगा। ये द्विघात समीकरण है, वो भी समघात द्विघात है। तो कोई भी समघात द्विघात समीकरण अगर हो तो वह हमेशा एक शंकु बनाता है। हर द्विघातीय समीकरण, द्विघात में भी समघात, द्विघातीय में भी समघात, अगर प्रत्येक पद पर 2 ही घात है, प्रत्येक पद पर 2 घात है, इस टाइप का कोई भी समीकरण, छोटा बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आप सोचो छोटा हो तो छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, हमेशा अगर द्विघात का है और समघात है तो फिर उससे बनने वाली आकृति एक शंकु होगी और उसका शीर्ष मूल बिंदु पे होगा, उसका शीर्ष हमेशा एक मूल बिंदु होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई आपको? ऐसे टेंशन ना लो यार, कितनी बढ़िया चीज। अब देखो आज आपको एक चीज दिखने लगी, इससे पहले इस क्लास से पहले कभी नहीं थी। ये समीकरण पता नहीं कितनी बार आपके सामने आया होगा, है ना? ये समीकरण भी हमने 10वीं वाले जब अलजेब्रा किया था तो राम जाने कितनी बार वो समीकरण था सामने आयो ना। तन याद है कि ओ शंकु, आ थन ठाबड़ करो शंकु, वो तो अपोलो शंकु है। याद करो कितनी बार आए उसी यार। अब ये समीकरण आपके सामने नहीं आई, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये समीकरण नहीं है आपके सामने। अलजेब्रा में आती रहती है, अलजेब्रा में ये समीकरण आती रहती है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड ये। लेकिन आज पता है, आज आप, आज पहली बार, बधाई हो आपको, आज आपको ये दिखने भी लग गया कि ये क्या है। इससे पहले आपको कभी दिखा नहीं था, इससे पहले सिर्फ आपके लिए समीकरण थी।
इससे पहले ये सिर्फ आपके लिए एक समीकरण थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड। आज बधाई हो, आज आप देख पा रहे हैं कि एक शंकु है जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, ये कुछ भी बने एक शंकु बनेगा। तो आज इस समीकरण के साथ एक चित्र अटैच हो गया जो कि इससे पहले नहीं था, है ना। फीलिंग बदल गई नहीं बदली? आती है ना। जो आप अलजेब्रा में पढ़ते हैं, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy z का जो गुणनखंड करते हैं उसमें ये आता है। लेकिन कभी अब इससे पहले कभी आपको था कि वो एक शंकु बनता है, ये एक शंकु होता है? नहीं। लेकिन आज पढ़ लिया, अब आपको पता लग गया कि एक शंकु होता है। तो बदल गए ना, आज आपके ख्यालात बदल गए इस समीकरण को लेके। यही ज्ञान है। कई चीजें आंखें से नहीं दिखती, कई ज्ञान से दिखती है ना। बहुत कम चीजें जो आंखों से दिखती है, ज्यादातर चीजें आपको ज्ञान ही दिखाता है। आओ आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी पे चलते हैं। एनवालोपिशम को एक सवाल कर लेते हैं, फिर आते हैं ना। एक बार एक सवाल पे चल लेते हैं, फिर वापस आते हैं। चलो ये करा देता हूँ। एक सवाल कर लेते हैं, फिर आगे की थ्योरी को पढ़ेंगे। उस शंकु का समीकरण निकालिए जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा है और जिसका निर्देशन वक्र ये है। तो सेम वही। अब देखो, मैंने कहा था ना आपको शंकु का समीकरण याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बना पाएंगे, अब आप खुद से बना पाएंगे। क्या करना था? पहले आपको एक रेखा बनानी थी, है ना। रेखा बनानी थी। अच्छा, रेखा कैसे बनती है? एक बिंदु और एक दिशा से बनती है। बिंदु आपको दिया हुआ है और दिशा देगा भी नहीं, क्योंकि दिशा दे दी तो फिर एक बिंदु ही बनेगा। दिशा देने से शंकु नहीं बनता। अगर दिशा दे दी तो फिर तो एक ही रेखा बनेगी, और एक रेखा बनेगी तो फिर शंकु नहीं बन सकता, है ना। समझे? दिशा तो दे नहीं सकता बच्चा, दिशा दे दी मरा देगो। दिशा दिया बच्चा, शंकु क्या बन सी? दिशा, है ना। दिशा को बदलना होगा, और दिशा दे दी तो बदलेगी कैसे? तो इसलिए दिशा तो वो दे ही नहीं सकता। हाँ, बिंदु देगा, वो दे ही रहा है बेचारा। ये लो, दिशा हम लेंगे x माइनस अल्फा बटे एल, वाई माइनस बीटा बटे एम, जेड माइनस गामा बटा एन। एक्स माइनस अल्फा बटा एन, वाई माइनस बीटा बटा एम, जेड माइनस गामा बटा एन। हो गया। अब ये रेखा निकल पड़ी है। अल्फा बीटा गामा से निकल पड़ी है, एक दिशा एल एम एन की दिशा में निकल चुकी है। अब निकलते ही पहुंचेगी इसके पास। कटवाना है इससे, इससे कटवाना है। तो जैसे इसके पास पहुंचेगी, हाँ क्या कह रहे हो? नहीं, हमेशा नहीं होगा, कई बार वाई जीरो हो जाएगा। निर्देशीय वक्र अलग अलग दे देगा, कभी वाई बराबर जीरो देगा, लेकिन ऐसा ही देगा जिसको सॉल्व कर सके। सॉल्व ना कर सके ऐसा नहीं देगा। देखो, बन तो सकते हैं बहुत से सवाल, लेकिन ऐसे नहीं बनाएगा कि जो आप हल ही नहीं कर पाओ। इसको कोई क्यों बनाएगा? उसी को बनाएगा जिसको सॉल्व किया जा सकता है। तो या तो जेड जीरो दे देगा, जेड जीरो नहीं देगा तो वाई जीरो दे देगा, वाई जीरो नहीं देगा तो एक्स जीरो दे देगा। अब इन तीन में से कोई ऐसा दे देगा जिससे आप एक रख के दूसरा निकाल के सॉल्व कर सको। हमारी सीमाओं के भीतर भीतर ही देगा। तो अब जेड बराबर जीरो है, ये यहाँ रख दो। जेड का मान जीरो रखते ही एक्स माइनस अल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटे एन, जेड का मान जीरो, जेड माइनस गामा एन। यहां से वज्र गुणा करके एक्स का मान निकाल लो। ये आपका बिंदु आ गया। ठीक है, जेड बराबर जीरो और एक्स है। ये बिंदु रेखा पर भी है और ये कर्व पर भी है। तो कर्व में रख दो इसको, 1/a² एक्स का मान अल्फा माइनस एल गामा बट्टा एन का स्क्वायर 1/b² बीटा माइनस एम गामा एन का स्क्वायर बराबर 1।
ठीक है, ये दोनों के रेखा के और निर्देशीय वक्र के काटने की शर्त हो गई। अब चाहे एलएमएन का मान कुछ भी रखो, ये काटेगी। तो फिर एलएमएन का विलोपन का समय आ गया, इसको विलोपन कर दो। बराबर में मैं मान लेता हूँ 1/लैम्डा मान लेता हूँ, मानना ही तो है, तो फिर लैम्डा क्यों माने, 1/लैम्डा मान ले तो क्रॉस गुणा करना आसान हो जाएगा। एल का मान निकाल लूं, एल बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स माइनस अल्फा, एम बराबर लैम्डा इंटू वाई माइनस बीटा, लैम्डा इंटू जेड माइनस गामा। ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया। अब ये ले जाके इसमें रख दूं, तो लाओ और समीकरण को दे दो, 1/a² अल्फा माइनस एल का मान ये रखूंगा, एन का मान ये रखूंगा, अल्फा लैम्डा 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 कट जाएगा, तो ये आ गया मेरा एक्स माइनस अल्फा गामा बटे जेड माइनस गामा का स्क्वायर प्लस 1/b² बीटा माइनस एम का मान गामा बटा एन, एन है जेड माइनस गामा। अब थोड़ा बहुत हल करना चाहो, लघुत्तम लघुत्तम लेना चाहो तो ले सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तम लेने से थोड़ा आसान भी हो जाएगा, कुछ चीजें कट भी जाएगी, जैसे अल्फा जेड माइनस अल्फा गामा कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा जेड माइनस एक्स गामा बटा जेड माइनस गामा का स्क्वायर प्लस 1/b², यहाँ पे भी हो जाएगा बीटा जेड माइनस गामा वाई बटा जेड माइनस गामा का स्क्वायर। लघुत्तम लेके इनको इधर भेज दो, तो b² यहाँ जाएगा, b² यहाँ गया, b² और अल्फा जेड माइनस एक्स गामा का स्क्वायर प्लस a² बीटा जेड माइनस गामा वाई का स्क्वायर बराबर a² b² जेड माइनस गामा का स्क्वायर। ये आपके शंकु का समीकरण आ गया। ठीक है, तो इसलिए शंकु का समीकरण याद नहीं करा जाता बल्कि बना लिया जाता है, अगर पेपर में आता है तो आप बना सकते। लेंदी तो रहेगा रहेगा, छोटा तो कैसे करें इसको, छोटा तो इसको कैसे करें। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, ये वाला समझ में आ गया कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं, कैसे आप शंकु का समीकरण निकालते हैं, शंकु का समीकरण कैसे निकालते हैं। निर्देशी कर्व हमेशा क्यों दिया जाता है, देखो कुछ चीजें ऐसी है जो एक दूसरे का पूरक होती है। राजवीर कह रहा है कि क्या निर्देशी कर्व हमेशा देगा, इसका क्या रीजन है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक दूसरे के बिना अधूरी है ना, एक दूसरे के बिना अधूरी है। तो अगर एक चीज है दूसरी नहीं है तो वो उसको पूरा नहीं बनाती। जैसे मान लीजिए आप किसी शादी में जाते हैं तो आपको ये पता है अगर सब्जी बनी है तो कहीं ना कहीं रोटी भी होगी, और अगर रोटी बनी है तो कहीं ना कहीं सब्जी भी होगी, क्योंकि सब्जी बिना रोटी के अधूरी है और रोटी बिना सब्जी। रोटी चाहे किसी भांत की बनाए, नान बनाए, ये वाली बनाए, वो वाली बनाए, तवे वाली बनाए, पूड़ी बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन अगर सब्जी है तो रोटी निश्चित तौर पे होगी, और रोटी है तो कोई ना कोई सब्जी होगी। ये बात कन्फर्म है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। एक में से भी अगर एक चीज हो जाती है, सोचो कोई ब्याह है, थेबी में गया, में खाली सब्जी है, खानी है जितनी खा लो, या फिर खाली रोटी है बटका भर लो, जितनी खानी है बत्ती खा लो, सब्जी को नहीं लगाने की को नहीं, पानी को गिलास भर लो रोटी ले लो। कितना अजीब है ना, लगा फील आ रहा है कि कितना माड़ो काम हो जाए। तो सेम वही बात है, ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो अगर दोनों में से एक चीज हमें नहीं देगा तो शंकु नहीं बनेगा, है ना।
सपोज करो बिंदु दे दिया, निर्देशी कर्व नहीं देता है, बिंदु दे देता है, निर्देशी कर्व नहीं देता, तो लाइन काट ही किने लाइन काटेगी किसको? सपोज करो कि अगर बिंदु दे दिया और लाइन, बिंदु से लाइन खींच रहे हैं, नीचे कोई कर्व ही नहीं है, तो किसको काट रही है, किसको टच कर रही है? कोई है ही नहीं, तो अधूरा सा हो गया ना एकदम बिल्कुल ही। सेम वही कहानी है कि दोनों चीजें देनी जरूरी है, तब वो कंफर्म होगा कि हाँ भाई क्या बनने वाला है, वरना अगर एक भी चीज नहीं देगा तो वो अर्थहीन हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे की पूरकता लाती है ना, एक दूसरे की पूरकता लाती है। आप लोगों को याद हो, हम ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, तो ग्रुप थ्योरी में हम एक बात करते हैं कि ग्रुप में दो चीजें होती है, एक होता है समुच्चय, एक होता है समुच्चय, एक होता है संक्रिया, है ना। खाली समुच्चय कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो आपको अवयव देता है, वो आपको अवयव देता है। संक्रिया आपको बताती है कि उन अवयवों को क्या करोगे, उन अवयवों का क्या करोगे। तो दो चीजें बहुत आवश्यक है, ये दोनों एक दूसरे को पूर्णता देती है ना। याद करो, दोबारा से याद करो, जब मैंने ग्रुप थ्योरी पढ़ाई थी तो ग्रुप थ्योरी में आपको ये चीज बताई थी, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी, इसीलिए पूरक वर्ड क्यों बना है, आप गौर करो, पूरक वर्ड इसीलिए बना है, पूरक वर्ड का मतलब होता है इस चीज में कुछ कमी है, उस कमी को ये दूसरा बंदा पूरा कर रहा है ना, ये दूसरा बंदा पूरा कर रहा है, यानी अगर ये दूसरा बंदा नहीं हुआ तो ये पहले वाला अधूरा रह जाएगा, या दूसरे वाला पहले के बिना अधूरा रह जाएगा। और ये दोनों तभी पूरे होंगे जब दोनों एक साथ होंगे, दोनों एक दूसरे की अपूर्णता को पूरा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। यही तो जैसे रिलेशनशिप में होता है, रिलेशनशिप में ये तो कहते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, है ना। रिलेशनशिप जब होते हैं तो अब तो कुंडलियां मिलाना वो अलग बात है, उस पर ना जाए। और अगर सही डेफिनेशन पे जाए तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भी जो पति पत्नी है जिनकी शादी होने वाली है वो एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। मतलब इसके बिना ये अधूरा और इसके बिना ये अधूरा, जब दोनों होंगे तो ही पूर्णता आएंगी, वरना एक दूसरे का अधूरापन दोनों को परेशान करेगा। तो वैसा ही कुछ हम आइडिया यहाँ मांग रहे हैं कि भैया ये कोई एग्जाम्पल इसका नहीं है, आप किसी भी एग्जाम्पल को उठा लो, जैसे मैंने कहा सब्जी और पूड़ी वाला, वो एक दूसरे के बिना अधूरे है, क्योंकि दोनों चीजें अपने आप को पूर्णता देती है, उनके बिना वो एक दूसरे के बिना अधूरे रह जाएंगे। आप समूह सिद्धांत में आ जाएं, ग्रुप थ्योरी में आ जाएं, एक समुच्चय होता है, एक संक्रिया होती है, एक समुच्चय होता है, एक संक्रिया होती है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मैंने आपको कहा 1 और 2 को हल करो, क्या करोगे? मैं कहता हूं नंबर है 1 और 2, 1 और 2 को हल करो, क्या करोगे? बोले क्या करें? बोले पता नहीं क्या करें, बस करो। और क्या करें? बोले करो, बेकार है, खाली नंबर बेकार है, चलो दूसरा काम करते हैं, जोड़ो, ये ले लो, चलो जोड़ो। बोले क्या जोड़े? बोले मुझे नहीं पता, बस जोड़ो, अधूरा है नहीं है। तो नंबर संक्रिया के बिना अधूरे हैं, संक्रिया नंबरों के बिना अधूरी है। अब देखो, हाँ देखो, अब परफेक्ट है ना, ये है पूरकता, कॉम्प्लीमेंट्स जो एक दूसरे को मिलकर पूर्णता बनाते हैं, है ना। तो इसलिए कभी भी इनमें से अगर एक चीज भी ना हुई तो फिर दूसरी चीज का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, वो अर्थहीन हो जाएगी। जैसे दिन रात, अगर सपोज करो दिन या रात में से कोई भी एक ना हो तो दूसरा रह पाएगा क्या? दिन दिन रह पाएगा क्या? दिन दिन रह पाएगा? अगर रात ना हो तो क्या दिन दिन रहेगा? दिन इसीलिए दिन है क्योंकि रात है, अगर रात ना होती तो क्या दिन रहता? या दिन ना होता तो क्या रात रहती? नहीं। फिर एक के साथ दूसरे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर एक खत्म हुआ तो दूसरा चला जाएगा, अंधेरा और रोशनी। अगर अंधेरा ना होता तो क्या रोशनी रोशनी होती? नहीं। या रोशनी ना होती तो अंधेरा अंधेरा होता? नहीं। यानी एक चीज दूसरे को मायने दे रही है, और वो नहीं होगी तो ऐसा मत सोचिए कि एक गायब होगी, एक गायब नहीं होगी, दोनों ही गायब होंगी, है ना। ऐसे नहीं एक गायब होगी, दोनों ही गायब होंगी। हाँ। बाकी एक लोकल एग्जांपल जहाँ कविता कह रही है समोसा को और आलू को रख सको दे, समोसा होगा तो समोसों को आलू पूरा बनाता है, आलू को समोसा नहीं ना, आलू ने समोसा पूरा कौन बना है? जेड बराबर 0 जो है ना वो एक ही समीकरण में आता है। जब 3D में आपका समीकरण आता है ना, तो 3D में आप दो चीजों को मिलकर बनाते हैं। जैसे आपने व्रत को याद करिए, हमारा व्रत क्या होता है? हमारा व्रत होता है एक गोला और एक समतल। जब एक गोला और एक समतल काटते हैं तो व्रत बनते हैं, तो वहां पे भी तो दो चीजें थी, वहां पे भी तो दो चीजें थी। तो जब आपका कोई कर्व बन रहा है और खासकर 2D का कर्व बन रहा है तो दो कर्व से ही बनता है वो, क्योंकि आप 3D पढ़ रहे हैं, और 3D में कोई भी 2D बनेगा ना तो दो कर्वों के काटने से बनेगा।
तो एक कर्व आपका ax स्क्वायर वाला वो बड़े वाला हो गया, एक z बराबर 0 हो गया, दोनों ने काटा और काट के आपका कर्व बना है। तो वो दो नहीं है, वो एक ही है, वो दो नहीं है, वो एक चीज ही है, वो लिखी हुई दो है ना। जैसे मेरा नाम अमित गौड़ है, तो अमित और गौड़ अलग अलग नहीं है, हम दोनों एक ही हैं और एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो वापस आ जाते हैं एनवलप शंकु पे। अच्छा, एनवलप शंकु से पहले एक चीज और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं मूल बिंदु वाला, जिससे कि हमें मूल बिंदु भी समझ में आ जाए। ये लो, इस पे आ जाओ। मूल बिंदु वाले को निकालने का एक और आसान तरीका है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु होता है उनका समीकरण निकालने का एक और आसान तरीका है कि जब किसी शंकु का समीकरण ज्ञात करना है हमें जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर हो, ठीक है, तथा ये जो बना है इनके प्रतिच्छेदन से गुजरता है। तो अब आपको सिर्फ इतना करना है, अभी आपने लोगों ने पढ़ा कि जो शंकु होता है जिसका शीर्ष मूल बिंदु होता है वो एक द्विघातीय समीकरण होता है, वो एक द्विघातीय समीकरण होता है, यानी ऐसा समीकरण होता है जिसकी समघात द्विघात समीकरण बनती है। बस आपको यही करना है, आपको अपने कर्वों की समघात द्विघात में कन्वर्ट कर देना है। जिस कर्व से आपका शंकु बन रहा है उस कर्व को समघात समीकरण में बदल देना है। तो जैसे आप समघात समीकरण में बदलोगे आपका शंकु वो बन जाएगा जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है। अब ये समघात कैसे बनेगा, तो इस समीकरण को देखो, दो पावर दो पावर दो पावर, यहाँ पे एक पावर, यहाँ पे जीरो पावर, यहाँ कोई पावर नहीं है। तो हम इस कर्व को, जो मेन कर्व है, इसको द्विघातीय समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, यानी हर पदों पे दो दो पावर आए ये सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ये कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा कि जहां पावर की कमी है वहां देखो और देखो कितनी पावर की कमी है। जवाब है यहाँ एक पावर की कम है, ठीक है। यहाँ कितनी है, दो पावर की कमी है, ठीक है। इंटू एक कर दो, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। बी यहाँ पे भी इंटू एक कर दो और एक का स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ दो पावर की कमी है तो यहाँ एक का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे एक कर दो। जहां एक की कमी है वहां एक लिख दो, जहां दो पावर की कमी है वहां एक का स्क्वायर लिख दो। अब ये एक क्या है और क्यों किया, देखो पहली बात तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात तो पक्की है, बोला हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण को तो मैंने नहीं बदला। अब मैं आऊंगा अपने समतल के समीकरण पे जो मुझे दिया गया है, एल एक्स प्लस एम वाई बराबर पी, इसमें पी का भाग दे दो, बराबर आ जाएगा एक। अब एक की जगह ये लिख दो, ये लो। अब देखो अगर ब्रैकेट खोलो, प्रत्येक पद पर दो पावर होगी, प्रत्येक पद पर दो पावर होगी, ये आपका बन जाएगा शंकु जिसका शीर्ष मूल बिंदु होगा और जो इन दोनों के काटने से जो बनेगा उन बिंदुओं से जाएगा। ये एक बढ़िया तरीका है। अब आप सोचिए वो मेन तरीके कहाँ चले गए, उस तरीके से ज्यादा अच्छा और ज्यादा आसान तरीका ये है कि आप अपने कर्व को, आपका जो कर्व है उस कर्व के साथ एक समतल का समीकरण दिया गया होगा, उस समतल के समीकरण की सहायता से उसे समघातीय समीकरण में कन्वर्ट कर लो, ये वही शंकु आएगा जो आप चाहते हैं। ये अभिष्ट शंकु आएगा, अभिष्ट मतलब जो आप चाहते हैं, हिंदी में अभिष्ट कहते हैं, अभिष्ट मतलब डिजायर्ड, जो आप चाहते हैं वही शंकु आपको मिल जाएगा। ये आसान तरीका है। मैंने पहले बताया था कि जिस शंकु का शीर्ष मूल बिंदु होता है वो बहुत आसान हो जाता है, जिसमें से एक चीज ये है। आप इस तरीके से भी जिसका शीर्ष मूल बिंदु है उसका समीकरण निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा गामा वाले की तो वही माथा पच्ची है, लेकिन वो पेपर की दृष्टि से पूछा नहीं जाता, बस वो पढ़ना था क्योंकि जरूरी था, शुरुआत उसी से होती है, तो वो पढ़ रहे थे। बाकी अधिकतर मूल बिंदु वाला ही आता है और वो इस तरीके से आराम से हो जाता है। करना क्या पड़ता है, आपका जो कर्व का समीकरण है और उसके साथ जो समतल का समीकरण है, समतल के समीकरण की सहायता से उसे समघातीय समीकरण में चेंज करवा दो, और जैसे वो समघातीय समीकरण बनेगा द्विघात का समघात समीकरण बन जाएगा, ये आपका वही शंकु होगा जिसका समीकरण आप ढूंढ रहे थे। डन, काम खत्म। इसे आप एज ए ट्रिक मान सकते हैं।
वैसे मेथड है, वैसे मेथड है, वैसे जो भी हमने की है ऐसे नहीं कोई ट्रिक यूज की है, ये मेथड है कि भाई अगर आपको किसी शंकु का जिसका शीर्ष मूल बिंदु है उसका समीकरण निकालना हो तो आप इस तरीके से समघातीय समीकरण में बदल के भी उसको ज्ञात कर सकते हैं। ये एक विधि के तौर पे हो गया, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्लियर होगी? सही है। थाने भी एग्जाम्पल खूब सारा है ना, थाने भी खूब सारा एग्जाम्पल है और होना भी चाहिए। एक अच्छे टीचर की सबसे, आप लोग आगे टीचर बनोगे तो टीचर के पास हर चीज का एग्जाम्पल होना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। और एग्जाम्पल भी मोस्ट रिलीवेंट, मोस्ट नियर बाय होना चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चा जो है ना वो थ्योरी से या उस परिभाषा से उनसे कम सीखता है बजाय आपके एग्जाम्पल से। आपका एग्जाम्पल उसको सीधा स्ट्राइक करता है ना। और वो एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि आप गणित को रिलेवेंट तो बनाना पड़ेगा, और रिलेवेंट बनाओगे तो आप किसी न किसी एग्जाम्पल के साथ अटैच करोगे। तो आपके जीवन का कोई एग्जाम्पल हो जो गणित की उस धारणा के साथ पूरा पूरा अटैच होता हो, तो बच्चा हमेशा के लिए उसको पकड़ लेता है और वो चीज क्लियर हो जाती है सदैव सदैव, है ना, हमेशा के लिए। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल हर टाइम आपके पास होना चाहिए जिससे आप उसको जोड़ सको, है ना। चलो, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। बस विराम देते हैं। थ्योरी समझ में आ गई होगी, शंकु की मूल भाषा आपको समझ में आ गई। दो ही शीर्ष होंगे, एक तो अल्फा बीटा गामा हो सकता है, मतलब कोई भी बिंदु हो सकता है, या फिर जीरो जीरो हो सकता है। बस ये दो ही प्रकार के शंकु होते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में फिर। आज क्लास थोड़ी जल्दी है तो ध्यान रखिएगा, 3 साढ़े 3 ही है शायद क्लास, आज जल्दी है। तो सो मत जाइएगा, क्योंकि आप लोग वहां ब्रेक लेते हैं, तो याद रखिएगा 3:30 है, कितने बजे है अगली क्लास? आज मैंने शेड्यूल थोड़ा जल्दी किया हुआ है, तो हाँ 3:15 है, तो ठीक है 3:15 है, नोट रखिएगा। 3:15 मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। जल्दी इसलिए कि शाम को क्या है कि जो बच्चे हैं मेरे वो स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर रखे हैं उन लोगों ने, तो उनको लेके आना पड़ता है, छोड़ के आना पड़ता है, दोनों काम करने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा लेट क्लास जब हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, उनको लेके आना और छोड़ के आने में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए 3:15 का टाइम कर दिया, ताकि हम लगभग 4:30 तक फ्री हो जाएंगे, फिर मैं उनको लाने ले जाने वाला काम कर लूंगा। ठीक है। हाँ नहीं, सो तो बढ़िया बात है। मिलाएंगे बच्चों को आप, बिल्कुल मिलाएंगे, कभी मिलाएंगे। यहीं घूमते रहते हैं, आप लोग देखते भी होंगे, यहाँ पे दिख जाते होंगे, नहीं दिखते क्या? यहाँ दिख जाते होंगे स्क्रीन के ऊपर, रिफ्लेक्शन में नहीं आते क्या, दो ऐसे घूमते हुए, ऐसे चक्कर काटते हुए, बीच बीच में आते हुए यहाँ पे आके। वो छोटे वाला तो वो जानता भी नहीं, छोटे वाले को तो इतना ज्यादा समझ में भी नहीं आता कि क्लास चल रही है। थोड़ा बहुत उसको समझाते हैं कि क्लास है, कि तू वहां से इशारा कर दिया कर, ऐसे कुछ पूछना हो तो वो वहां पे खड़ा हो जाता है और ऐसे इशारा करने के लिए समझाया हुआ है। लेकिन कई बार वो बेचारा छोटा है तो भूल जाता है, यहाँ आके पापा पापा करने लग जाता है। अदरवाइज मैंने उसको समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है कि तू वहां कॉर्नर पे खड़ा होकर ऐसे हाथ खड़ा कर दिया कर, मैं समझ जाऊंगा कि तू कुछ कहना चाहता है, फिर मैं माइक ऑफ कर दूंगा, तू मुझे बोल देना। लेकिन वो क्या छोटा है तो भूल जाता है, कई बार सीधा यहीं आ जाता है। हाँ बढ़िया, मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं कि माँ जो है, मम्मी जो है वो बैंक जाती है, तो बैंक की जॉब बहुत मुश्किल जॉब है। वो सुबह जाती है शाम तक आती है, तो बहुत लंबा काम हो जाता है उसका। लेकिन मेरे पास खूब टाइम है। चलो मिलते हैं आप लोगों से। हाँ वही जगह रिफ्लेक्शन दिख जाता है यहाँ से आपको लगभग सारी चीजें। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।